हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो पॉइंट के बारे में। सबसे पहले कि आखिर मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, और दूसरा हम बात करेंगे ऐसे समय में हमको आखिर करना क्या चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। देखिए, इस मार्केट गिरने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो रिसेंटली जब भी अभी आरबीआई की रेपो रेट की पॉलिसी आई है, उससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट में 0.4% यानी कि 400 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीमेंट किया है, उससे मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई है। तो आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? देखिए, जब भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस डिमांड को थोड़ा सा माइल्ड यानी थोड़ा कम करने के लिए आरबीआई हमेशा अपने जो रेट्स होते हैं या कोई भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमेशा रेट्स बढ़ाते हैं, ताकि रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि डिमांड उससे कम हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर मान लेते हैं अभी मेरा होम लोन चल रहा है 6.6% के हिसाब से, और मान लेते हैं ईएमआई चल रही 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो अगर वो 6.6% वो बन जाएगा 7%, यानी कि जो मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 400 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट बढ़ा है, उससे आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, वो 7% हो जाएगा। तो अगर 50,000 की ईएमआई हो जाएगी, तो ये 6.6% पे अगर 0.4% बढ़ रहा है, यानी 7% बन जा रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो ईएमआई हो जाएगी 53,000 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी, जो कि 6% हो जाता है 50,000 का। यानी हर एक हाउस होल्ड पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी 6% उनकी ईएमआई और एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है। तो इसी तरह से जितने लोगों ने भी लोन लिया उन सब की ईएमआई बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि भाई हमारी अगर किसी भी बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है, उसमें से मान लेते हैं 50,000 उसका ईएमआई जा रहा है, और मान लेते हैं बाकी खर्चे मिला के उसके पास 20,000 रुपये डिस्पोजेबल इनकम बचता है। डिस्पोजेबल मतलब सारे खर्चे हटा के जो आपके पास पैसा बचता है, जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको आप खर्चा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो डिस्पोजेबल इनकम किसी की 5,000, किसी के 10,000 उसके ईएमआई के हिसाब से कम हो जाएगी। तो जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, ईएमआई बढ़ जाती है, पहले तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं एज ए इंडिविजुअल कस्टमर, तो हम अपना खर्चा ऑटोमेटिकली कम करने लग जाते हैं। यानी अगर हम सोच रहे थे कि अगर हम फ्रिज खरीदेंगे तो हो सकता है ऐसा कर दें कि हम 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या कार खरीदने वाले थे तो हम उसको कुछ महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हमको लगता है जो हमारी एग्जिस्टिंग ईएमआईज़ हैं वो थोड़ी बढ़ गई है और हमारे पास पैसा थोड़ा सा भी कम होने वाला है। तो इसी के चलते ओवरऑल मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो थोड़ी सी डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी इससे कम हो जाता है, और यही मेनली आरबीआई का उद्देश्य है कि वो थोड़ा इन्फ्लेशन को कम कर सके। अब जैसे मैंने बोला कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हमारे जो प्लान्स हो सकते हैं वो थोड़े पोस्टपोन हो जाए या हम ना भी करें। तो उससे क्या होगा, इससे कंपनीज़ की, अगर मान लेते हैं फ्रिज की बात करी या कार की बात करी या बाइक की बात करी, तो उनकी सेल में थोड़ा बहुत कमी आ जाती है, उनकी अर्निंग पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसी चलते, क्योंकि अब अर्निंग में किसी कंपनी के इफेक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि उनका ईपीएस या उनकी अर्निंग पे ही हमारा स्टॉक मार्केट चलता है, जब उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट उसमें करेक्ट करेगा ही करेगा। अगर मान लेते हैं बैंक किसी भी कस्टमर को इंटरेस्ट रेट कम देता है तो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसको सेम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, और कई कस्टमर्स वहाँ से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा अब हमारी ईएमआई ज़्यादा हो जाएगी, तो अपना लोन को पोस्टपोन कर सकते हैं, या जो खरीदने वाले थे उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो डिमांड होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट भी थोड़ा नीचे गिर जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। हमको पता है कि जो डेट मार्केट होता है कम रिस्की होता है रेदर देन इक्विटी मार्केट। अगर हम देखेंगे कि सारी जगह बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं या एफडी के रेट हैं, सिंपल भाषा में, वो बढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, रिस्की एसेट यानी कि जो इक्विटी मार्केट होता है वहाँ से पैसा निकाल के, जैसे एफआईआईज़ वगैरह पैसा भी निकाल रहे हैं, वो निकाल के यूएस बॉन्ड्स में या डेट मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं सेफ साइड में। और उनको जब लगता है कि अर्निंग्स ठीक हो जाएंगी या मार्केट स्टेबल हो जाएगा या वैल्यूएशन थोड़े चीप हो जाएंगे, उनको डालने लायक रहेगा, तब वो पैसा दोबारा से डालेंगे और फिर मार्केट बढ़ेगा। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, जितना भी इक्विटी मार्केट में पैसा है वो काफ़ी लोग अपना पैसा सेफ हेवेंस यानी कि डेट मार्केट या यूएस बॉन्ड्स या जो भी बॉन्ड्स है उसमें डाल रहे हैं पैसा। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। एक मान लेते हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर है, उसको लगता है अभी एफडी का रेट मिल रहा है उसको 5%, और इक्विटी में हो सकता है वो 10, 12, 15, 20 कुछ भी कमा सकता है, लेकिन वहाँ रिस्क है। तो उसको लगता है अब क्योंकि रेट जो है 5% से बढ़ के 6.5 हो गया, यानी कि उसको एफडी में जो कि रिस्क फ्री काइंड ऑफ है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा, तो कहाँ से, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के उसमें डालेगा और सही समय का इंतजार करेगा कि जब मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर दोबारा डाल सकता है। तो इन्हीं कारणों से स्टॉक मार्केट अभी थोड़ा नीचे गिर रहा है।
तो मेरे हिसाब से अब आप मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है और इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो मार्केट क्यों नीचे गिरता है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब इस पॉइंट पे कि आखिर ऐसे समय में हमें करना क्या चाहिए। जब हम देख रहे हैं मार्केट गिरता जा रहा है और हमारा पोर्टफोलियो लाल होता जा रहा है, तब हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। तो ऐसे समय में हमको घबराना नहीं चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आप अगर मान लेते हैं आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है 1 करोड़ रुपये सपोज़, तो आप उसमें से हमेशा अराउंड 20 लाख से 30 लाख यानी 20 से 30% आपका कैश में होना चाहिए। कभी भी आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो भी आपने सोचा है कि इक्विटी मार्केट में डालेंगे वो नहीं डालना चाहिए। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी यानी क्रैश का वेट करना चाहिए। इवन कई बार इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से भी पूछते हैं कि आपके पास इतना पैसा, आप हमेशा इतना ज़्यादा बिलियन डॉलर्स यानी 20 to 30% अपने पोर्टफोलियो का क्यों कैश में रखते हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि जब भी मार्केट कभी क्रैश होगा, जब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी वो बाय करते हैं। तो सिमिलरली हमको भी यही अप्रोच रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास जितना भी पैसा है इक्विटी मार्केट के लिए, उसमें से 20 से 30% हमेशा हमको बचा कर रखना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश हो, हमको लगे कि अब क्या करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो लाल हो रहा है, उस समय हमको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमको ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। देखिए, मार्केट नॉर्मल चल रहा है तब आप रिसर्च करके रिस्की कंपनी यानी स्मॉल कैप मिड कैप में डाल सकते हैं रिस्क लेके। लेकिन जब अगर मार्केट क्रैश होता है तो उसमें हमको हमेशा ब्लू चिप कंपनी निफ्टी 50 कंपनीज को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न मिलने के, उसके रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। जब बजाज फाइनेंस 7,500 चल रहा था, 8,000 चल रहा था, तब भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि तभी तो उसमें सेलिंग और बाइंग हो रही थी, यानी लोग खरीद भी रहे थे, लोग बेच भी रहे थे। तो उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या कोई भी कंपनी, जब बहुत ऊपर चल रहा था तभी भी हम उसको खरीदने की सोच रहे थे या खरीदने वाले थे या खरीद चुके थे। तो अब जब उसका वैल्यूएशन, जो उसका प्राइस है वो 6,000 चल रहा है, तब हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इस मार्केट क्रैश से उसके फंडामेंटली बिजनेस पे तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, हमको बाय करना चाहिए। अब बाय करने का ये मतलब नहीं है कि मंडे को जाके ही बाय कर लेंगे, ज़रूर से ज़रूर बाय कीजिए, लेकिन एक धीरे धीरे बाय करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हमने किसी शेयर को 100 रुपये पे ख़रीदा है, तो अगला जो उसको ख़रीदने का टर्न आएगा वो 95 रुपीज़ पे आएगा। यानी मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो अगला जो खरीदता हूँ वो 5% नीचे जाने पर ही खरीदता हूँ, या 2% 3%। एटलीस्ट ये नहीं कि 100 रुपये का शेयर है वो 99.5 रुपीज़ हो गया तो तुरंत फिर से खरीद लिया। नहीं, धीरे धीरे बाय करना है, क्योंकि वेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि जल्दी सारा पैसा लगा देना। क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं रहता कि मार्केट कितना और नीचे जाएगा। लेकिन कभी कभी मार्केट इतना नीचे चला जाता है कि उसको जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चला जाता है। क्योंकि देखिए, सेलिंग को बढ़ावा देता है। जब मार्केट में सेलिंग होती है तो उसको देख के लोग और सेल करने लग जाते हैं, और उस सेलिंग को देख के और सेल होने लग जाता है। तो इसीलिए पैनिक सेलिंग में कभी कभी हमको ऐसे वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में हमको नहीं मिल सकते हैं। तो हमेशा इस तरह के क्रैश का आपको वेट करना चाहिए और अपने एक लिस्ट बना लेनी चाहिए स्टॉक की, और उनको ट्रैक करते रहना चाहिए कि जब ये बहुत नीचे आएंगे स्टॉक तब मैं इनको खरीद लूँगा, क्योंकि उनके फंडामेंटल पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो वो स्टॉक भी नीचे चलेंगे ही चलेंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वीडियो था, जो मैं नॉर्मली करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज़ अर्निंग। जय हिंद।